सो स्ट्रेट लाइंस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्ट है। स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग कोनिक सेक्शंस करेंगे। कोनिक सेक्शंस में है ना सर्कल्स आता है, फिर सर्कल के बाद पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो ये सारे कोनिक सेक्शंस के पार्ट हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन करेंगे। पहले एनसीईआरटी लेवल पे बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आर डी शर्मा और इन सब लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फर्स्ट लाइन ऑफ कोर्स खत्म कर लेते हैं एनसीईआरटी से, उसके बाद एमएल अग्रवाल और आर डी शर्मा को हम लोग रगड़ेंगे एनुअल एग्जाम के लिए। सो ये सब तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन में ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को क्या बताता है? अगर दो पॉइंट है P और Q, है ना, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 है, और जो Q पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। सो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस हो गया P और Q के बीच में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं the coordinates of a point dividing the line segment joining the point x1 y1 and x2 y2 internally in the ratio m:n। तो अगर हम लोग को इंटरनल m:n के रेशियो में अगर एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, लेट से मान लो पॉइंट r जो है PQ को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी तरह y कोऑर्डिनेट m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कर देना। तो ये इंटरनल तो तुमने पढ़ ही रखा है। एक्सटर्नल रेशियो में जो डिवाइड करता है, हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि प्लस के जगह यहाँ माइनस यूज कर लेंगे तो हमारा ये एक्सटर्नल डिवीजन को बताता है। अब अगर इसी में ये सब 10th क्लास वाली चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो थर्ड वाला क्या है? इफ m इज इक्वल टू n, अगर m n के बराबर हो जाता है तो मिड पॉइंट हो गया लाइन सेगमेंट का। m और n को इक्वल कर दोगे तो जो कोऑर्डिनेट आता है ना, दैट इज x1 प्लस x2 by 2 and y1 प्लस y2 by 2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है बच्चों? यस सर। Now उसके बाद एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। दूसरा पॉइंट जो दूसरा कोऑर्डिनेट जो दूसरा वर्टेक्स B है उसका कोऑर्डिनेट x2, y2, और तीसरा जो वर्टेक्स C है उसका कोऑर्डिनेट लेट्स से x3, y3 है। तो जो हमारा ये जो वैल्यू होगा x1 इंटू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये हमारा वैल्यू हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जिसका वर्टेक्स ए बी सी है और उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए इसको कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, बोलते हैं भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट, इफ इट इज इक्वल टू 0 देन वी से दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से ट्राइंगल जो फॉर्म होता है उसका एरिया अगर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि x1 ये जो ए बी सी है ये कोलिनियर पॉइंट्स। अब जो नई चीज तुम लोगों के लिए आईसीएससी बोर्ड वाले पढ़ चुके हैं, इसको स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। सो स्लोप ऑफ लाइन बेसिकली द एंगल मेड बाय, है ना, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ ए लाइन। टैन ऑफ दैट एंगल, टेंजेंट निकाल लेते हैं उस एंगल का तो स्लोप मिलता है हम लोगों को। सो अ लाइन इज इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स टू एंगल्स विद द एक्स एक्सिस व्हिच आर सप्लीमेंट्री। तो एक्स एक्सिस से दो एंगल बनाएगा, एक ये एंगल थीटा है तो दूसरा वाला 180 माइनस थीटा होगा। The angle say theta made by the line L with positive direction of x-axis and measured anti-clockwise is called the inclination of the angle। तो inclination of the line, line का inclination क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं उस लाइन तक,
उसको हम लोग ये थीटा जो है दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एल. ठीक. Obviously 0 is less than equal to theta is less than equal to 180 डिग्री. 0 और 180 डिग्री के बीच में थीटा लाई करेगा. सो अगर एक्यूट एंगल है, राइट, और दूसरा एक केस हो सकता है जिसमें ये लाइन ऑब्ट्यूज एंगल भी फॉर्म करता हो, कुछ इस तरह से एंगल होगा. तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल फॉर्म हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो रहा है. तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है. यहाँ पे एक्यूट एंगल है, राइट. तो दोनों केस हो सकता है. एक लाइन एल का इंक्लिनेशन एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है. तो थीटा का जो वैल्यू है वो किससे किससे तक वेरी करेगा, कहां से कहां तक? 0 डिग्री से 180 डिग्री तक वेरी करता है. So we observe that the line parallel to x-axis or coinciding with the x-axis have inclination of 0 degree. तो लाइन जो अगर x एक्सिस के जो coincide कर रहा है, मतलब इसके ऊपर अगर लाई करेगा x एक्सिस के, तो इसका यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा. सो इंक्लिनेशन इसमें कितना हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है, राइट. सो द इंक्लिनेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन पैरेलल टू और कोइंसाइडिंग विद y एक्सिस इज 90 डिग्री. तो जो वर्टिकल लाइन है उसका इंक्लिनेशन अगर x एक्सिस से निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है उसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री, जो लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो जाएगा. Now, if theta is the inclination of a line L, then tan theta is called the slope or gradient of the line L. तो अगर थीटा एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो tan थीटा इस लाइन का स्लोप कहलाएगा, या फिर उसको ग्रेडियंट भी कहते हैं. स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन है, राइट. सो अगर थीटा इंक्लिनेशन है तो टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल. द स्लोप ऑफ ए लाइन एल whose inclination is 90 degree is not defined. बेसिकली हम लोग को पता है tan of 90 डिग्री क्या होता है? इंफिनिटी होता है या फिर अनडिफाइंड होता है. सो नॉट डिफाइंड है. tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है. तो एक स्लोप ऑफ ए लाइन which makes 90 degree with x axis is not defined. So every line which is parallel to the y axis, उसका स्लोप कितना होगा? नॉट डिफाइंड होगा. So slope of line is denoted by m. m से डिनोट करते हैं, और m क्या हो गया? tan of the inclination of this line with the positive x-axis in anti-clockwise direction. So m is equal to tan theta. So basically tangent of the inclination of the angle in anti-clockwise direction. Is it clear? So slope of a line when coordinates of any 2 points on the line are given. So एक अगर x1, y1 है, दूसरा x2, y2 है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So slope m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. Right? So slope of a line when coordinates of any 2 points on the line are given. अगर हम लोग को एक मतलब दो कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है x1, y1, और दूसरा जो पॉइंट है ये पॉइंट है x2, y2. तो लेट्स से ये a और b है. इस लाइन AB जो कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है, उस लाइन का अगर हम लोग को स्लोप निकालना है, सो दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1. ये हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. So this is equal to basically tan theta. So m slope is y2 minus y1 by x2 minus x1. So slope इसको क्या फॉर्म कहते हैं? 2 point form. So slope of a
line in 2-point form is given as y2 minus y1 by x2 minus. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now condition for parallelism and perpendicularity of lines in terms of their slopes. तो मतलब दो लाइन पैरेलल कब होगा? जब दोनों का स्लोप सेम होगा, है ना. इंक्लिनेशन अगर सेम है, जैसे अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये अल्फा किसके बराबर होगा? बीटा के बराबर. तो पैरेलल लाइंस में अगर अल्फा बीटा सेम है तो tan अल्फा tan बीटा के बराबर होगा. tan अल्फा tan बीटा के बराबर है, इसका मतलब अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है तो m1 is equal to m2 is the condition for two lines to be parallel. So condition for two lines to be parallel is equal to slope of line L1 is equal to slope of line L2. मतलब m1 is equal to m2. अगर स्लोप दोनों लाइन का इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे से. और स्लोप क्या होता है? tan of the inclination of the angle. tan alpha should be equal to tan beta for the lines to be parallel. So अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका इंक्लिनेशन सेम है, तो दैट मीन्स tan अल्फा tan बीटा के बराबर है या m1 m2 के बराबर है. इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर m1 m2 के बराबर है तो tan अल्फा tan बीटा के बराबर होगा, दैट मीन्स अल्फा बीटा के बराबर. So two vertical lines are parallel if and only if their slopes are equal. अब लाइंस आर परपेंडिकुलर. अगर दो लाइन को परपेंडिकुलर होना है, L1 और L2 को परपेंडिकुलर होना है, मतलब इसका स्लोप M1 और इसका स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे M1 into M2 शुड बी इक्वल टू -1. सो दैट मीन्स दूसरे लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो दैट इज -1 टाइम्स पहले वाले लाइन का स्लोप. सो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना है कि दो लाइन पैरेलल है, राइट. अगर करना चाहो तो ये कर सकते हो. मान लो ये 90 डिग्री है तो अल्फा प्लस 90 बीटा का वैल्यू होता है, तो बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस 90. पहले बीटा इज अल्फा प्लस 90. ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये अगर 90 है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं. तो अल्फा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू बीटा हो गया. ठीक है, तो tan बीटा tan अल्फा प्लस 90 होगा. tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कॉट थीटा होता है. तो ये tan बीटा माइनस कॉट अल्फा के बराबर हो जाएगा, राइट. सो माइनस कॉट अल्फा मीन्स 1 बाय, सो माइनस ऑफ, इसको माइनस ऑफ 1 बाय tan अल्फा हो गया, या -1 बाय m1 हो गया, या m1 इंटू m2 -1 के बराबर है. तो प्रूफ भी देख लो, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इन टर्म्स ऑफ एग्जाम में नहीं आता, बस समझने के लिए हम लोगों ने कर लिया. सो टू वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. मतलब इनका जो स्लोप है क्या है? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. m2 इज -1 बाय m1 एंड m1 इज -1 बाय m2. नेगेटिव रेसिप्रोकल इसको कहते हैं. सो दैट मीन्स m1 m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ. तो हम लोगों ने दो चीज किया यहाँ पे कि भाई पैरेलल का कंडीशन है कि दोनों का स्लोप बराबर. मतलब फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल m1 is equal to m2 and for two lines to be perpendicular, तो वहां पे m1 into m2 is equal to -1. तो ये दो कंडीशन है पैरेलल और परपेंडिकुलर होने के लिए, दो लाइन.
अब हम लोग का एग्जाम्पल 1 हम लोग करेंगे. Find the slope of the line passing through 3, -2 and -1, 4. तो 2 पॉइंट फॉर्म से जो स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So that is 4 minus of -2 divided by -1 minus 3. 4 plus 2, 6 by -4, which is equal to -3 by 2. B part passing through the points 3, -2 and 7, -2. Slope is equal to -2 minus of -2 divided by 7 minus 3. -2 plus 2 by 4. 0 by 4, which is equal to 0. C part passing through the point 3, -2 and 3, -4. So slope of 4 minus of -2 divided by 3 minus 3. So 4 plus 2 by 0. 6 by 0, which is not defined. Now D part है, D part है making inclination of 60 degree with the positive direction of x axis. So slope is equal to tan of inclination, which is √3. So slope यहाँ पे √3 हो जाएगा. फोर्थ पार्ट क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में अगर हम लोग को एंगल निकालना है, उसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एक्यूट एंगल. मान लो दो लाइन है L1 और L2, इनके बीच में देखो, अगर हम कहें कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, इट कैन बी थीटा एज वेल एज फाई. मतलब थीटा और 180 माइनस थीटा दोनों होगा. अब हम लोग को अगर एक्यूट एंगल निकालना है, तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए हम लोग जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है वो लेते हैं. मतलब कि अगर स्लोप m1 m2 है दो लाइन का, और tan थीटा इन लोग के बीच का जो एंगल है उसका थीटा है वो एंगल, तो tan ऑफ थीटा इज m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. और जब थीटा तुमको निकल के आ गया, तो उसके बाद तुम पाई निकाल सकते हो आराम से 180 माइनस थीटा करके. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द acute angle. So acute angle between these two lines. पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वो हमें एक्यूट एंगल देगा, और एक्यूट एंगल निकालने के बाद 180 माइनस एक्यूट एंगल करके ऑब्ट्यूज एंगल निकाल लें. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज पाई बाय 4. So theta is equal to pi by 4 हो गया. So the angle between two line is pi by 4 and slope of one of the line is 1 by 2. Find the slope of the other line. So मान लो स्लोप जो दूसरे वाले लाइन का है वो m है. So m1 is equal to 1 by 2 हो गया, m2 is equal to m हो गया, और थीटा pi by 4 है, तो tan थीटा is equal to m2 minus m1 by 1 plus m1 m2. So मतलब tan of 45 degree is m2 minus m1, मतलब m minus half by 1 plus m into half. Sorry. So tan 45 degree का वैल्यू होता है 1. 1 is equal to m minus 1 by 2 by
1 प्लस m/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो m/2 प्लस 1 इज इक्वल टू m माइनस 1/2। So this will be 3/2 is equal to m minus m/2, m/2 हो गया। So m is equal to 3 हो गया। अब एक लाइन निकल गया, दूसरा लाइन अगर हम लोग को निकालना है, ये देखो दोनों के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, m is equal to 3 निकल गया, दूसरा जो है, राइट, so, ये मॉड हटाते हैं तो ये क्या आता है, प्लस माइनस 1 आएगा। तो केस 1, ठीक है, जब प्लस 1 लेंगे तब सॉल्व करके ये आएगा, और दूसरा जब माइनस 1 लोगे तो ये आ जाएगा -1 माइनस ऑफ m/2 इज इक्वल टू m माइनस 1/2। -1 प्लस 1/2 -1/2, m प्लस m/2 3m/2। सो m इज इक्वल टू -1/3। m का दो वैल्यू हो गया, 3 और -1/3, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Now next example, line through the points -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the points 8, 12 and x24. Find the value of x. तो line through the point this, तो पहला m1 हम लोग निकाल लेते हैं। m1 क्या हो जाएगा, y2 minus y1, मतलब 8 minus 6 by 4 plus 2. So 8 minus 6 is 2 by 6, which is equal to 1/3. m2 is equal to 24 minus 12 divided by x minus 8. So 12 by x minus 8. अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब m1 into m2 is equal to -1. So that means 1/3 into 12 by x minus 8 is -1. कैंसिल करो, so इससे आ जाएगा x minus 8 is equal to -4 और x is equal to 8 minus 4 which is equal to 4. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट है 3 points P, Q and R lie on a line, show that so 3 points P, Q and R lie on a line, show that h minus x1, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है h, k, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, R पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। So these 3 points lie on a line, we have to show that. So since P, Q and R
lie on a line, this implies slope of PQ is equal to slope of QR. ठीक है? So slope of PQ, that means y1 minus k divided by x1 minus h, y2 minus y1, x2 minus x1. अब यहाँ पे देखो k माइनस y1 और h माइनस x1 है, तो ऊपर यहाँ पे दोनों में -1 मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, k माइनस y1 h माइनस x1 is y2 minus y1 by x2 minus x1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस y1 into x2 minus x1 is h minus x1 into y2 minus y1. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन है, in figure 10.9 time and distance graph of a linear motion is given. Two positions of time and distance are recorded as t is equal to 0, d is equal to 2. एक ये पॉइंट है, and when t is equal to 3, d is equal to 8. दूसरा ये पॉइंट. Using the concept of slope, find law of motion, that is how distance depends upon time. तो भाई हम लोग कोई एक पॉइंट है, किसी टाइम पे डिस्टेंस d है, तो बिकॉज ये तीनों लाइन, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, सो स्लोप ऑफ, मान लो ये पॉइंट a है, b है और ये c है, सो इससे क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू slope of BC. Slope of AB means 8 minus 2, y2 minus y1 by x2, 3 minus 0. Slope of BC means d minus 8 by t minus 3. So 8 minus 2 is 6 upon 3 is equal to d minus 8 by t minus 3. 6 by 3 2 है, 2 is equal to d minus 8 by t minus 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 times t minus of 6 is d minus 8. इस तरफ ले आओ 2t plus 8 minus 6 is d. d is equal to 2t plus 2 or 2 times t plus 1. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? लिख लिया सभी ने? Yes, sir.
अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ड्रॉ अ क्वाड्रिलैटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर. So quadrilateral of the in the Cartesian plane vertices -4, 5 है. तो let's say 1, 2, 3 और ये 4 है और ये तो -4, 5 यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया. फिर 0, 7 इसको और ऊपर करना पड़ेगा. यहाँ पे कोई पॉइंट 0, 7 हो गया. ये -4, 5 हो गया. 5, -5. ठीक है. So this is somewhere here, let's say. और -4, -2. So x -4 और y -2 हो गया. So हम लोगों को ये क्वाड्रिलैटरल है. सॉरी, राइट. तो क्वाड्रिलैटरल ये है. अब हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, या तो दो ट्राइंगल इसका बना लो, इसको दो ट्राइंगल के पार्ट में कर लो और दोनों के ट्राइंगल के एरिया को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा. राइट. तो अगर दो ट्राइंगल के पार्ट में करना है, सो एरिया ऑफ, मान लो इसको ए मानते हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है. सो एरिया ऑफ ए बी डी पहले निकालते हैं. तो हाफ इंटू x1 -4 इंटू y2 -y3 -2 -7 हो गया, प्लस x2 मतलब फिर से -4 इंटू -5 -7 प्लस ऑफ x3 आई एम सॉरी, ये गलत कर लिया. सो -4 इंटू 7 -5 करेंगे. ठीक है. सो -4 इंटू -2 -7 एंड -4 इंटू x2 y3 -y1 7 -5 and x3 0 into 5 plus 2. So this is half. -4 और ये -9 है, तो 9 4s are 36. 7 -5 2 होता है. 2 into -4 -8 हो जाए. 2 into -4 -8 हो जाएगा और वो 0 है. So 31 -8 is 23/2. So this is 23/2 पहला. उसके बाद एरिया ऑफ BCD निकाल लेते हैं. So BCD 36 minus 8 होगा ना. हाँ जी. So वो 31 minus 8 की जगह 36. 36 36 minus 8 28/2 14 हो गया. ठीक है. BCD में हाफ इंटू. ठीक है. तो यहाँ पे x1 -4 लेते हैं, तो -4 इंटू -5 -7 प्लस 5 इंटू 7 + 2 प्लस 0 इंटू -2 + 5. So this is half into -12 into -4 is 48. 9 into 5 is 45. 5 - 2 3 0 हो गया. So this is 46.5. Okay. 60.5 हो गया एरिया. Area is 60.5. 10.
121/2 60.5 क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir. Second है, the base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. So यहाँ पे कह रहा है the base of an equilateral triangle, ये इस तरह से lie कर रहा है, ठीक है, with side 2a lies along the y-axis, मतलब ये भी a है ना, such that midpoint of the base is at origin. Find the vertices of the triangle. हम लोगों को ये वैल्यू निकालना है. तो ये x है, ये a है, ये 2a है. तो x का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, x इज इक्वल टू, ये इधर भी हो सकता है और इस पॉइंट पे भी हो सकता है. जो भी वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस कर देंगे बेसिकली. तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 2a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया, रूट 3a हो गया x का वैल्यू. तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, रूट 3a कॉमा 0. ओके, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0 कॉमा a और ये 0 कॉमा माइनस है. और ये पॉइंट अगर इधर लेंगे तो माइनस रूट 3a कॉमा 0. सो वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल बेसिकली माइनस रूट 3a कॉमा 0, 0 कॉमा a और a कॉमा 0 कॉमा माइनस a, या रूट 3a कॉमा 0, 0 कॉमा a एंड 0 कॉमा माइनस है. Is it clear? Yes. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now next question, find the distance between P and Q when PQ is parallel to y-axis and PQ is parallel to x-axis. अगर हम लोग को दिखाना है तो distance between P and Q, PQ is parallel to y-axis. So x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 है, ठीक है. अब अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब कुछ यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, लेट्स से, तो ये हो गया x2 कॉमा y2 और ये हो गया x1 कॉमा y1. अब बिकॉज ये y एक्सिस के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट सेम होगा, x1 x2 के बराबर हो जाएगा फर्स्ट केस में. सो व्हेन PQ is parallel to y-axis, in that case x1 is equal to x2 and PQ will be equal to y2 minus y1 का mod, डिपेंडिंग ऑन y2 बड़ा है या y1 बड़ा है. mod इसीलिए हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू इसीलिए निकाल रहे हैं. PQ पैरेलल टू x एक्सिस जब होगा तो मान लो कुछ इस तरीके से हुआ, तो इस केस में बेसिकली PQ will be equal to absolute value of x2 minus x1.
क्लियर बच्चों? Yes. देख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट है, find a point on the x-axis which is equidistant from the point 7, 6 and 3, 4. Point on a x-axis, कोई point है, तो ये जो है 7, 6, कुछ मान लो यहाँ पे कोई point है 7, 6 और कोई point है यहाँ पे लेट्स से 3, 4. इनसे इक्विडिस्टेंट कोई पॉइंट निकालना है जो कि एक्स एक्सिस पे है x, 0. तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बस सॉल्व कर लेते हैं. मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर रूट को हम लोगों ने हटा दिया बेसिकली, है ना. तो मान लो ये a है, ये b है और ये c है, तो ab स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर. ठीक है. अगर ab bc के बराबर है तो ab स्क्वायर bc स्क्वायर के बराबर होगा. इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस ऑफ 16 is x square plus 49 minus of 14x plus of 36. x square और x square कैंसिल हो गया, 14 इधर चला जाए, 14 minus 6 is 8x and 36 plus 49 55 85 and 16 9 25. So this is 60 और x is equal to 60 by 8. 4 15s are 4 2s are 15 by 2, that is 7.5. So 7.5 हो गया, मतलब जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 7.5, 0 हो जाएगा. ठीक है. Yes. नेक्स्ट है, find the slope of the line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the point P and B. So पहले तो midpoint of PB is equal to 0 plus 8 by 2, comma minus 4 plus 0 by 2. So 8 by 2 4 हो गया, minus 4 by 2 minus 2 हो गया, 4 comma minus 2 हो जाएगा. ठीक है. मिड पॉइंट ऑफ पीवी. अब मिड पॉइंट ऑफ पीवी निकल गया. फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट. तो ओरिजिन है हमारा 0, 0 और दूसरा पॉइंट हो गया 4, -2. स्लोप जो है इज इक्वल टू y2 minus y1 by x2 minus x1. So slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus 2 minus 0 by 4 minus 0, right? So which is equal to minus 2 by 4 minus 1 by 2 हो गया. क्लियर? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir.
Next, without using the Pythagoras theorem, show that the point 4, 4, 3, 5 and -1, -1 are vertices of a right angle triangle. तो अब हम लोगों को वर्टेक्स निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, राइट। और उसके बाद पहले तो इसको रफली अगर हम लोग प्लॉट करें तो 4,4 कहीं यहाँ पे है, x3 और y5 कहीं यहाँ पे हो गया, और -1, -1 तो ये कहीं यहाँ पे है, लेट्स राइट। तो ये पॉइंट है हमारा 3,5, ये पॉइंट है 4,4, ठीक है। सो ये स्लोप और ये स्लोप, दोनों का जो स्लोप है वो आपस में परपेंडिकुलर, और दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, राइट। तो इसका जो स्लोप है, लेट्स से ये A है, ये B है और ये C है, तो स्लोप ऑफ AB लेट्स से M1 है, which is equal to 5 - 4 by 3 - 4, 1 by -1 which is equal to -1. उसी तरह स्लोप ऑफ BC is equal to M2 which is equal to 4 - -1, 4 + 1 हो गया by 4 + 1, 5 by 5 1 हो गया, ठीक है। ये तो हम लोगों ने रफ बना लिया, तो हम सीधे बता सकते हैं, अदरवाइज तुमको ये भी निकालना होता और फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन देखना होता कि किनका प्रोडक्ट -1 के बराबर है। मतलब कि अगर तुम यहाँ पे स्लोप ऑफ AC, तो रफ डायग्राम बनाने से यही फायदा होता है कि तुमको पता चल जाता है एग्जैक्टली कि कौन से दोनों साइड्स लेने। अदरवाइज अगर बस हम लोग बिना डायग्राम बनाए करते तो स्लोप ऑफ AC भी निकालते, तो 5 + 1 by 3 + 1, 6 by 4 which is 3 by 2। तो देखो अब M1 और M3 इसको मान लो, तो M3 मान लेते हैं। M1 और M3 को मल्टीप्लाई करेंगे या M2 M3 को करेंगे, कभी भी हम लोग को -1 नहीं आएगा। हम लोग को M1 और M2 को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है, right? 1 into -1 -1. So since M1 into M2 is equal to -1, hence AB is perpendicular to BC. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, हम लोग यहीं पे रुकेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, जो भी पढ़ाए हैं उसको पढ़ लेना, है ना। अभी होमवर्क नहीं दे रहे हैं, पहले फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर होमवर्क हम आपको देंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ओके, लिख लिया ना सबने इसको? Yes, sir. ठीक है, चलिए बाय।